What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today। So दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी पिछली वीडियो के लिए माफी चाहूंगा, उसमें कुछ साउंड का दिक्कत हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। अभी भी अगर मैं उसको सुन रहा हूँ अपने लैपटॉप पे या अपने घरों के स्मार्टफोन पे तो वो ऑडियो एकदम ठीक आ रहा है, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि उसमें कुछ ऑडियो का दिक्कत है, तो पता नहीं क्या दिक्कत हुई। बट एनीवेज अब मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीपल डिवाइसेस पे अपने वीडियो को टेस्ट कर लूं बिफोर अपलोडिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक के ऊपर, और आज की वीडियो भी A7 Mark IV के ऊपर ही होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको A7 Mark III और A7 Mark IV में क्या की डिफरेंसेस हैं, मतलब जो मैंने अभी तक आइडेंटिफाई करे हैं 41 की डिफरेंसेस, उनके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए अच्छी खासी मददगार साबित हो सकती है जिन लोगों के पास ऑलरेडी A7 III है और वो कंफ्यूज है कि वो A7 Mark IV पे जाएं कि ना जाएं, या फिर कोई नया बायर जो कंफ्यूज है कि उसको A7 Mark III सस्ते दामों में मिल रहा है और अब वो 3 ले या Mark IV ले। बेसिकली दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये एक जेसन वॉन्ग करके मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं जो इंग्लिश कंटेंट डालते हैं, उनका आइडिया है। मैंने ये वीडियो देखी और मेरे को देख के लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी खासी मददगार साबित हो सकती है, तो मैंने उनके वीडियो को लिया। उसमें से कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी थी, जो हमारे मार्केट में ज़्यादा चलती नहीं है, उनको हटाया, प्लस कुछ चीज़ें शायद उन्होंने मिस कर दी थी वो मैंने ऐड करी, और फाइनली मैं तोड़ जोड़ के ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैं उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इंग्लिश कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है तो उनके चैनल को चेक करिए, आपको बहुत अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस्मेटिक डिफरेंसेस को लेके कि बॉडी में आपको दोनों कैमरों में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे। A7 Mark IV का जो कैमरा लॉन्च हुआ है उसका जो ग्रिप है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिससे आपके स्पेशली वो लोग जिनके हाथ का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है उनको छोटी ग्रिप पकड़ने में दिक्कत होती है, तो ये बड़ी ग्रिप से कैमरा की हैंडलिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा A7 Mark IV में अब अगर आप लेंस चेंज करने के लिए लेंस को हटाएंगे अपने कैमरा से या कैमरे को बंद करेंगे तो आपके कैमरा के सेंसर के आगे शटर आ जाएगा, जिससे आपके सेंसर में डस्ट जाने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, जो कि हमारे ये A7 Mark III में ये फीचर नहीं हुआ करता था। अगर हम मूवी रिकॉर्ड बटन की बात करें दोस्तों, तो मूवी रिकॉर्ड बटन जो A7 Mark IV में है वो उन लोगों ने लोकेशन चेंज करके शटर के पास कर दिया है। जो A7 Mark III होता था उसमें ये बटन EVF के पास होता था, जो कि थोड़ी सी ऑकवर्ड लोकेशन आप कह सकते हैं, बट दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह पे। दोनों ही कैमरा डुअल कार्ड स्लॉट्स के साथ आते हैं, बट A7 Mark IV में जो एक स्लॉट है उसमें आप SD या फिर CF एक्सप्रेस में से कोई एक कार्ड लगा सकते हैं और दूसरे स्लॉट में SD ही जाएगा। वहीं पे जो Mark III है उसमें दोनों स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ SD ही लग सकते हैं। A7 Mark IV में इन लोगों ने एक सब डायल लॉन्च कर दिया है जो आपका मेन मोड डायल है उसके नीचे है, और इस डायल की मदद से आप इजीली अपना मूवी स्टिल या फिर SNQ मोड में आप स्विच कर सकते हैं। LCD स्क्रीन की बात करें तो A7 Mark IV में आपको प्रॉपर व्लॉगिंग फ्रेंडली स्क्रीन देखने को मिलती है, जो पूरा आर्टिकुलेट हो जाती है, फ्लिप डाउन फ्लिप अप सब हो जाता है। पुराने कैमरा में सिर्फ फ्लिपिंग का ऑप्शन था, आर्टिकुलेट नहीं होती थी। प्लस पुराने कैमरे में टच स्क्रीन की कोई खास कैपेबिलिटी नहीं थी, लिमिटेड थी, आप सिर्फ टच करके फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। इस वाले कैमरे में आपको प्रॉपर टच स्क्रीन मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आप मेन्यू के अंदर भी जा सकते हैं, कैमरा की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं और फोकस तो सेट कर ही सकते हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो A7 Mark IV में आपको फुल साइज का HDMI देखने को मिलता है, वहीं पे A7 Mark III में आपको माइक्रो HDMI पोर्ट देखने को मिलता था। A7 Mark IV में जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन डायल है दोस्तों, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे सेटिंग्स है जो इस डायल के ऊपर आप असाइन कर सकते हैं। प्लस ये डायल अब लॉक हो सकता है। पुराने कैमरे में एक तो आप इस पर कोई और फंक्शन असाइन नहीं कर सकते थे, दूसरा लॉक नहीं होता था, जिसकी वजह से कभी चलते फिरते अगर हाथ लग जाता तो आपका एक्सपोजर पूरा बिगड़ जाता था। अब बात करते हैं इंटरनल चेंजेस की, ऐसे चेंजेस जो आपके फोटो और वीडियो दोनों को इफेक्ट करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड चेंजेस की। तो सबसे पहले जो चेंज है वो है मेन्यू। नए वाले कैमरे में आपका सोनी का नया मेन्यू सिस्टम आया है, जो थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू पुराना मेन्यू सिस्टम जो A7 III में होता था। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो पुराने A7 III में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और NFC का ऑप्शन मिलता था। नए वाले कैमरे में NFC का ऑप्शन हटा दिया गया है, इसमें सिर्फ वाईफाई और ब्लूटूथ है। हालांकि वाईफाई जो है वो इसमें नया वाला है, मेरे ख्याल से 5.2 GHz या 5 GHz, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन इसमें अब क्या है कि जैसे बहुत सारी रिमोट मॉनिटरिंग ऐप होती हैं जो पुराने कैमरों में काम नहीं करती थी, जैसे A6400 में काम नहीं करती है, आप फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसमें जो वाईफाई लगा है नया वाला है, विच मीन्स कि अब अगर आप इसमें कोई रिमोट मॉनिटरिंग ऐप लगाते हो जैसे कि फील्ड मॉनिटर ऐप या फिर कोई दूसरी ऐप, तो कैमरा फुली फंक्शनल होगा, आप फोकस भी टच कर पाओगे अपने स्मार्टफोन के थ्रू और सब कुछ कर पाओगे। इसके अलावा A7 IV में अब आपको डेडिकेटेड मेन्यू देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर आप मूवी मोड में है तो कैमरा आपको सिर्फ मूवी मोड वाली सेटिंग दिखाएगा, फोटो मोड वाली सेटिंग दिखा के कंफ्यूज नहीं करेगा। सेम अगर आप फोटो मोड में है तो आपको सिर्फ फोटो मोड की सेटिंग देखने को मिलती है। ये ऑप्शन हमारे A7 III में नहीं था।
और यही नहीं, आपकी जो फंक्शन सेटिंग है, जो फंक्शन स्ट्रिप आती है जिसको हम F बटन दबा के ऑन करते हैं, वो वाले शॉर्टकट भी आपके मोड से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप दो सेपरेट तरीके का फंक्शन मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं, एक मूवी मोड के लिए और एक स्टिल मोड के लिए। आईपीएस की बात करें तो हमारे पुराने कैमरे में 5 स्टॉप तक का आपको स्टेबलाइजेशन मिलता था, नए वाले कैमरे में 5.5 स्टॉप तक का स्टेबलाइजेशन है। प्लस इसमें आपका ई स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी है जो इलेक्ट्रॉनिकली कैमरा स्टेबलाइज करता है और थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन प्रदान करता है। मेरे ख्याल से इसी वजह से 5.5 स्टार हुआ है। प्लस ये कैमरा जायरो डेटा भी रिकॉर्ड करता है, जिसकी मदद से आप अगर चाहें तो एडिटिंग के टाइम पे अपनी क्लिप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि जब भी आप जायरो डेटा को यूज़ करने का प्लान करें एडिटिंग के टाइम में, तो आपको अपने कैमरे का आईपीएस बंद करना पड़ेगा, OSS बंद करना पड़ेगा, सब कुछ बंद करना पड़ेगा और शटर स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप कम शटर स्पीड यूज़ करेंगे तो जायरो डेटा का जो रिजल्ट आएगा कैटलिस्ट ब्राउज सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ज़्यादा बढ़िया नहीं आएगा। A7 Mark IV में हमको वेरिएबल शटर स्पीड का ऑप्शन मिलता है जो अल्फा 1 में भी आता है, जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके की शटर स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 150 या 160 या 180 या 100 ही सिलेक्ट करना है। आप 151.2, 179.8 आप ऐसे करके भी शटर स्पीड को इंक्रीमेंटल रेंज में सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब कभी कभी हम किसी गलत तरह की लाइटिंग क्वालिटी के अंदर शूट कर रहे होते हैं तो जो स्कैन लाइन आ जाती है, हमारे स्क्रीन पे लाइनें आती हैं, वो आप बिल्कुल उसको ख़त्म कर सकते हैं प्रॉपर शटर स्पीड डायल करके। ये फीचर हमारे A7 Mark III में नहीं है। EVF की रेजोल्यूशन की बात करें तो A7 Mark III में जहाँ पे आपको 2.36 मिलियन डॉट का रेजोल्यूशन मिलता था, वहीं पे आपको नए वाले कैमरे में 3.68 मिलियन डॉट का रेजोल्यूशन मिलता है। A7 Mark IV में आपको एक और नया बड़ा ज़बरदस्त फीचर मिलता है कि आप किसी बिग प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास A7 Mark IV कैमरा है और आपका एक डेडिकेटेड कैमरा, लेकिन कभी हो सकता है कि आपको वो कैमरा ना मिले, वो कैमरा कोई और यूज़ कर रहा हो, तो उस केस में आप उस कैमरा के जितने भी आपने शॉर्टकट असाइन कर रखे हैं, कस्टमाइज सेटिंग असाइन कर रखी है, उसको आप एक SD कार्ड में एक्सपोर्ट करके अपने कैमरा में जैसे ही लगाएंगे, जिस भी कैमरा में A7 Mark IV में लगा के उसको इंप्लीमेंट करेंगे, आपका कैमरा बिल्कुल उसी तरीके से सेटअप हो जाएगा जैसे आपका ओरिजिनल कैमरा था। अगर हम फोकस पॉइंट्स की बात करें तो पुराना A7 III में आपको 693 फोकसिंग पॉइंट मिलते थे, वहीं पे आपको जो नया वाला A7 Mark IV है उसमें आपको 759 फोकसिंग पॉइंट्स मिलते हैं। A7 Mark IV में आपको स्किन स्मूथनिंग फीचर भी मिलता है जो कि इन कैमरा स्किन स्मूथनिंग करता है और इसके मल्टीपल आपके ऑप्शंस है कि आप अगर उसको बहुत हाई, मिड, लो जैसे आप चाहे वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फिल्टर्स की बात करें तो हमारे पुराना जो कैमरा था उसमें क्रिएटिव स्टाइल्स आते थे, उसमें सीपिया, ब्लैक एंड व्हाइट और कई तरह के क्रिएटिव फिल्टर्स आते थे। नए वाला जो कैमरा है A7 Mark IV, इसमें आपको क्रिएटिव लुक्स मिलते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इनका थोड़ा सा लुक और फील थोड़ा प्रोफेशनल है, बहुत ऐसा लगता है कि लट्स आप यूज़ कर रहे हैं। प्लस इनके अंदर के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत ही डिटेल पैरामीटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और सैचुरेशन मिलता है, इसके अलावा आपको फेड, क्लैरिटी, हाईलाइट, शेडो, ये सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से लुक को डेवलप कर सकते हैं। सोनी ने A7 Mark IV के साथ लेंस ब्रीदिंग कंपनसेशन का भी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा। हालांकि ये लिमिटेड लेंस में सपोर्ट करता है, बट ये क्या करता है कि अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपको जो लेंस में जो फोकस ब्रीदिंग होती है ये इसको कॉम्पनसेट करता है, मतलब खत्म कर देगा। आपको वो जो फ्रेम आगे पीछे होता है ना, आपको एटलीस्ट वो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं स्टिल रिलेटेड डिफरेंसेस की तरफ, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आई थिंक हम सबको पता है वो है मेगा पिक्सल रेजोल्यूशन। जो A7 III था वो 24 मेगापिक्सल है, जो A7 IV है वो 33 मेगापिक्सल है। अगर हम नॉर्मल फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो जो A7 III था उसमें आपको JPEG और रॉ का ऑप्शन मिलता था। A7 IV में आपको JPEG, रॉ के अलावा एक HEIF हाई एफिशिएंसी फाइल फॉर्मेट जो JPEG से बेहतर क्वालिटी प्रदान करता है और इसका साइज कम होता है। अगर हम रॉ फॉर्मेट की बात करें तो A7 III में आपको कंप्रेस और अनकंप्रेस दो तरीके के रॉ देखने को मिलते थे। A7 Mark IV में आपको तीन तरीके के रॉ देखने को मिलते हैं, कंप्रेस, अनकंप्रेस और लॉसलेस रॉ। इसको मैंने डिटेल में अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या करता है तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, प्लीज़ हेडफोन लगा के देखिएगा, उसमें आवाज़ की थोड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ। सोनी का जो पुराना कैमरा था उसका आई थिंक प्रोसेसर की जो पावर थी वो लिमिटेड थी, इसलिए वो रियल टाइम टच ट्रैकिंग मतलब अच्छे से सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन जो नया वाला A7 Mark IV है ये ज़बरदस्त तरीके से रियल टाइम टच ट्रैकिंग सपोर्ट करता है। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बाहर किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया और खट 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 कर रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं फोटो एस्पेक्ट रेशो की तरफ। तो हमारे A7 Mark III में आपको 3:2 और 16:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता था। वहीं पे जो नया वाला कैमरा है उसमें इन दोनों के अलावा आपको 1:1 और 4:5
3 वाला एस्पेक्ट रेशियो भी मिलता है, जो कि ये दोनों ही इंस्टाग्राम में बहुत चलते हैं। तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फॉर्मेट के लिए फोटो सीधे कैमरा से ही खींच सकते हैं, आपको एडिटिंग में उसको क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कैमरा बफर की बात करें तो नए वाले कैमरे में कैमरा बफर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि पुराने कैमरे का बफर क्या था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत सारे कैमरों के बीच में। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, लेकिन नए वाले कैमरे का बफर मेरे को पता है। आप उसमें एक बार में 828 अनकम्प्रेस रॉ प्लस जेपैक खींच सकते हैं अगर आप CF एक्सप्रेस कास्ट लगाते हैं, और ये कंटिन्यूसली बफर आपका फ्री भी होता जाता है। तो बेसिकली आपको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड बफर मिलता है, जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि A7III में आपको नहीं मिलता था। अगर हम वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों कैमरा ही 4K up to 30p शूट करते थे, लेकिन जो A7III था वो 6K को डाउन सैंपल करके 4K इमेज निकालता था। लेकिन जो नया वाला A7 IV है वो 7K की इमेज को डाउन सैंपल करके 4K लाता है। तो बेसिकली अगर आप नए वाले और पुराने वाले कैमरे का दोनों का 4K देखेंगे तो आपको नए वाले कैमरे का 4K ज़्यादा शार्प दिखेगा। इनफैक्ट नए वाले कैमरे का 4K A7S III से भी शार्प लगता है देखने में। पुराने कैमरे में 4K 60 शूट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। नए वाले कैमरे में 4K 60 अगर आपको शूट करना है तो आप APS-C मोड में जाके शूट कर सकते हैं। अगर हम कलर और बिट डेप्थ की बात करें तो पुराना कैमरा 8 बिट 420 निकालता था, और जो नया वाला A7 Mark IV है वो आपका 10 बिट 422 कलर्स निकालता है। पुराने वाले में हमको कोई ऑल इंट्रा कोडेक नहीं मिलता था, और A7 Mark IV में आपको ऑल इंट्रा का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि 600 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की वीडियो को निकाल सकता है। पुराने वाले कैमरा में आपको IAF वीडियो मोड में नहीं मिलता था, और नए वाले कैमरा में आपको वीडियो मोड में भी कंटिन्यूस IAF मिलता है, और ये सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि एनिमल और बर्ड्स तीनों को ट्रैक कर सकता है। नए वाले कैमरा में आपको S सिनेटोन का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि पिक्चर प्रोफाइल 11 है, और पुराने वाले कैमरा में ऐसा कुछ ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। नए वाले कैमरे में एक और यूनिक फीचर है जिसको हम बोलते हैं फोकस मैप। इसके थ्रू आप फोकसिंग बहुत ही एक्यूरेटली अचीव कर सकते हैं, चाहे आप ऑटो फोकस यूज़ कर रहे हैं या मैनुअल फोकस यूज़ कर रहे हैं। ये क्लियरली दिखा देता है कि आपके इमेज का कौन सा पार्ट फोकस में है और कौन सा पार्ट फोकस में नहीं है। A7 Mark IV में आपको एक और यूनिक फीचर मिलता है जिसमें आप कैमरा के अंदर ही वीडियो का अपनी वीडियो क्लिप में इन पॉइंट और आउट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, और बट अभी ये सिर्फ कैटलेस ब्राउज के लिए ही काम करता है। तो अगर आप अपने कैमरा के अंदर इन पॉइंट और आउट पॉइंट डिफाइन करते हैं और कैटलेस ब्राउज के अंदर वो क्लिप लेके जाते हैं तो आपकी जो क्लिप है आप सीधे वो इन पॉइंट और आउट पॉइंट के हिसाब से क्लिप को टाइमलाइन पे ड्रैग कर सकते हैं। जो अननेसेसरी पार्ट है जो आपको नहीं चाहिए अपनी वीडियो में वो आएगा ही नहीं एडिटिंग के लिए टाइमलाइन पे। मैं ऐसा प्रे करता हूँ कि ये फीचर सोनी प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो और दाविंची के लिए भी आगे इसको रिलीज करें, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल फीचर हो सकता है हम लोगों के लिए। अगला है यूजेबल S-Log3। जो हमारा पुराना A7 Mark III था उसमें आप S-Log3 को यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 8 बिट कैमरा है, और S-Log3 जितने टाइप के कलर कैप्चर करता है उसके लिए कम से कम 10 बिट कोडेक की जरूरत है, तो इसलिए हम S-Log3 को यूज नहीं करते थे। लेकिन अब A7 Mark IV आपका प्रॉपर 10 बिट कैमरा है और 422 निकालता है, तो इसमें आप बिंदास होकर S-Log3 यूज कर सकते हैं। हमारे पुराने सोनी के जितने भी कैमरे थे उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि अगर आप HDMI आउट लें अपने कैमरा से, चाहे वो मॉनिटर में लें या टीवी में कनेक्ट करें या कहीं पे भी करें, तो वो करते ही आपका कैमरा फेस डिटेक्शन बंद कर देता है, मतलब वो फेस को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी चीज़ कैमरे के सामने आएगी वो झट से उस पर फोकस कर लेगा, और इससे बहुत दिक्कत होती थी। नए वाले कैमरों में लोगों ने ये प्रॉब्लम खत्म कर दी है, और A7 IV में भी अब ये दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट A7 IV में तो आप अगर HDMI लेते हैं तो फेस के साथ साथ वो आइज भी डिटेक्ट करता रहता है कंटिन्यूसली वीडियो मोड में। रिकॉर्डिंग लिमिट्स की बात करें तो A7 Mark III में आपको 30 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलती थी, लिमिट मिलती थी मतलब, लेकिन A7 Mark IV में आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। तो आप अनलिमिटेड जब तक कि आपके कैमरे की बैटरी ना फुस हो जाए या फिर आपका कार्ड ना भर जाए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लास्ट है लाइव स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटी। A7 Mark III में कोई इनबिल्ट लाइव स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। हाँ, आप कैप्चर कार्ड वगैरह लगा के जुगाड़ लगा के आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। लेकिन A7 Mark IV में इन लोगों ने बिल्ट इन सब कुछ कर दिया। आपको सिर्फ एक USB-C केबल चाहिए और उसको लगा के आप जबरदस्त फुल फ्रेम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, और आप फुल HD 60p तक के रेजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, जो कि लाइव स्ट्रीम के हिसाब से टॉप ऑफ द लाइन रेजोल्यूशन माना जाता है। आई एम श्योर मैं बहुत सारी चीज़ें मिस करके आऊँगा, तो अगर आपको कोई और डिफरेंस लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। और हाँ, मैं ऐसी एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं इस कैमरा को A7S III से कंपेयर करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो A7S III से मिलते जुलते हैं, और मैं इसको और R6 को भी कंपेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारी मज़ेदार कंटेंट फ्यूचर में आने वाला है। बस आज के लिए इतना ही, और मैं जल्दी ही आपको अपनी अगली वीडियो लेके मिलता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।